मैं हूं प्रशांत दुबे और यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के ACF की वीडियो क्लास है। हमने हिंदी भाषा की क्लास स्टार्ट की थी। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि भाषा बोध मतलब सिलेबस पर चर्चा की थी हिंदी की। उसमें पहला टॉपिक था भाषा बोध और मैंने बताया था कि भाषा बोध के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो भाषा बोध के अंतर्गत हिंदी की उत्पत्ति, भाषा के विभिन्न अंग और अवयव तथा भाषा के विविध रूप और प्रकार। हमने हिंदी की उत्पत्ति पर चर्चा कल की थी और देखा था कि कैसे प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा मतलब भारोपी भाषा से प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। और उसमें हमने देखा था कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और उसके पश्चात सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के खड़ी बोली से हिंदी का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। हमने सबका काल वगैरह भी देखा था। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। आज हम देखते हैं, उस पर आगे चर्चा करते हैं। तो भारोपी भाषा परिवार, जो भारोपी भाषा परिवार है उसकी लगभग 10 शाखाएं हैं। पूरी भारोपी भाषा परिवार के भीतर उसको 10 शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें से एक शाखा है ईरानी भारत शाखा। कौन सी शाखा है? ईरानी भारत शाखा। इस शाखा को पुनः कई उप शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें एक शाखा क्या है? भारतीय आर्य भाषा। इसी उप शाखा में आता है कौन? हिंदी, है ना। तो आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि भारोपी भाषा परिवार के किस शाखा की भाषा है हिंदी, मतलब हिंदी भारोपी भाषा परिवार के किस शाखा की भाषा है? तो किस शाखा की? ईरानी भारत शाखा की, है ना। और ईरानी भारत शाखा के किस उप शाखा की भाषा है? तो भारतीय आर्य भाषा की, है ना। इतना हम देखते हैं। फिर हमने कल देखा था कि हिंदी जहाँ जहाँ हिंदी का प्रयोग होता है या हिंदी का उद्भव जिन जिन बोलियों से हुआ है उस पूरे क्षेत्र को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है या हिंदी का क्षेत्र कहा जाता है या हिंदी पट्टी कहा जाता है ना। तो हिंदी मतलब हिंदी का जो क्षेत्र है उसे मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, या ये कह सकते हैं कि हिंदी की मुख्यतः 2 उपभाषाएं हैं। एक है पश्चिमी हिंदी और एक है पूर्वी हिंदी। एक क्या है? पश्चिमी हिंदी और दूसरा है पूर्वी हिंदी। वैसे हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों में, अच्छा चलो पहले इसको देखते हैं फिर इसके बाद आते हैं पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में हम देखते हैं कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं, कितनी हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, इसमें 5 बोलियां शामिल हैं और इसमें 3 बोलियां शामिल हैं। इसको आप जानते हैं, इसको देखते हैं, है ना। इसको हम देख भी चुके हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली का पूर्व का नाम क्या है? कौरवी। फिर है हरियाणवी, इसका एक और नाम है बांगरू। बांगड़ू नहीं है ना, क्या नाम है? बांगरू है, ठीक है। हाँ, तो तीसरा देखते हैं फिर ब्रजभाषा और फिर कन्नौजी और फिर बुंदेली। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है ना। क्या प्रश्न आ सकता है कि पश्चिमी हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सी बोली शामिल नहीं है? अब इनमें से किसी एक को अलग दे देगा, मतलब 3 ऑप्शन ये रहेगा और एक ऑप्शन क्या दे देगा? छत्तीसगढ़ी, है ना। तो क्या होगा आंसर? छत्तीसगढ़ी। कौन सा शामिल नहीं है? या क्या प्रश्न आ सकता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां शामिल हैं? तो कितनी बोलियां शामिल हैं? 5 बोलियां शामिल हैं, ठीक है। और प्रश्न क्या आ सकता है कि हिंदी का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो मुख्यतः 2 भागों में, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, है ना। या हिंदी की मुख्यतः कितनी उपभाषाएं हैं? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी 2 उपभाषाएं हैं। इसको ध्यान में रखना, है ना। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी 3 बोलियां शामिल हैं? तो अवधी, बघेली और
छत्तीसगढ़ी। हिंदी के अंतर्गत केवल इतना ही नहीं आते, ये मुख्य रूप से हैं, है ना। इसके अलावा भी क्या क्या आते हैं, तो राजस्थानी, ये इसमें नहीं है ना, पूर्वी हिंदी में नहीं है, ये अलग से है। यहाँ से प्रश्न क्या आएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां शामिल हैं, तो कितनी बोलियां शामिल हैं, 3 बोलियां शामिल है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। या निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये 3 ऑप्शन। इसके अलावा एक क्या दे देगा, खड़ी बोली, है ना। तो ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। तो हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों में इसके अतिरिक्त अन्य भी आते हैं। अन्य में क्या है, जैसे राजस्थानी, ठीक है, फिर भोजपुरी, मगही, मैथिली, कुमायूनी और गढ़वाली। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि हिंदी की बोलियों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली शामिल नहीं है। एक तो क्या जोड़ देगा, मान लो 2-3 ऑप्शन के बाद मान लो 4 ऑप्शन क्या दे दिया, एक अवधी दे दिया, एक बघेली दे दिया, एक खड़ी बोली दे दिया और एक मलयालम जोड़ दिया। या ऑप्शन में क्या रहेगा प्रश्न कि हिंदी की बोलियों में कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी बोली शामिल नहीं है, है ना। 4 ऑप्शन रहेगा तो बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और मलयालम एक दे देगा, है ना। तो कौन सा नहीं है, मलयालम नहीं है ना। तो ये सबको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ठीक, तो चलिए इससे आगे अब देखते हैं। अब देखते हैं कि हिंदी के 3 रूप हुए। हिंदी जो है, हमने देखा था कल कि 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच संक्रांति काल था। इस समय हिंदी का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था और धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी का 1100 से लेकर आज तक हिंदी जो है उसके रूप में अनेक परिवर्तन हुए। तो इस परिवर्तन को 3 वर्गों में रखा गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी के रूप, हिंदी भाषा के रूप। ठीक है, तो पहले को हम कहते हैं पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी। इसका समय क्या है, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। इस समय क्या हुआ, इस समय अपभ्रंश का प्रभाव था हिंदी पर, मतलब ये बन रहा था इस समय, इसीलिए हिंदी पर किसका प्रभाव था, अपभ्रंश का प्रभाव था। स्पष्ट रूप से हिंदी नहीं आया था, है ना। विद्यापति आदि की रचनाएं इस समय की रचनाएं हैं, ठीक। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी। ये उस समय की बात है जब ब्रजभाषा और अवधी में साहित्यिक रचनाएं हो रही थी, है ना। ये किस समय की बात है, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। इस समय हिंदी स्पष्ट रूप से सामने आया। अभी तक हिंदी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया था, अब इसमें हिंदी स्पष्ट रूप से सामने आया। फिर तीसरा है आधुनिक हिंदी। ये हिंदी के 3 रूप हैं। अगला क्या है, आधुनिक हिंदी। ये हिंदी लिख लेना यहाँ, है ना, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी का समय है 1850 ईस्वी से आज तक, है ना। तो 1850 भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म है, जन्म वर्ष है ना। तो यहीं से मान लेते हैं आधुनिक हिंदी का विकास। क्यों, क्योंकि इसी समय सामाजिक धार्मिक पुनर्आंदोलन हो रहा था, इसी समय साहित्य में भी आंदोलन हो रहा था, इसी समय राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, इसलिए इसे एक क्रांति काल माना जाता है ना। तो 1850 ईस्वी के बाद हिंदी के स्वरूप में परिवर्तन आया और इस समय खड़ी बोली का बोलबाला बढ़ने लगा हिंदी में। अभी तक किसका था, ब्रजभाषा और अवधी का, अब खड़ी बोली का बोलबाला बढ़ने लगा, है ना। तो 1850 ईस्वी से आज तक को क्या कहते हैं, आधुनिक हिंदी। तो प्रश्न पूछ सकता है हिंदी के कितने रूप हैं, तो आप बताएंगे कितना, 3 रूप हैं। पुरानी हिंदी का समय क्या है, तो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी का समय क्या है, तो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक हिंदी का समय क्या है, तो 1850 ईस्वी से आज तक, ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग समय में। चलिए इसके बाद आते हैं फिर हम
हिंदी के नाम में। तो हिंदी के विभिन्न नाम क्या देखते हैं अगला, हिंदी के विभिन्न नाम, हिंदी के विभिन्न नाम। तो देखो हिंदी का जो विकास है, हिंदी शब्द का जो विकास है वो एकाएक तो हुआ नहीं होगा, है ना, अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा होगा हिंदी भाषा, है ना। तो धीरे धीरे उसे हिंदी नाम मिल गया। तो देखते हैं हिंदी को और किन किन नामों से जाना जाता था। पहले हिंदी शब्द का प्रयोग जो है ईरानियों ने हिंद शब्द का प्रयोग किया भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, हिंद शब्द का। और भारत के निवासियों को हिंदी कहा उन्होंने। बाद में हिंदी का प्रयोग भारत की सभी भाषाओं को एक समूह के लिए किया गया, मतलब भारत में जितनी भाषाएं या बोलियां बोली जाती थी उन सभी को एक साथ क्या कहते थे, हिंदी कहते थे। लेकिन आधुनिक काल में हिंदी केवल हिंदी, वर्तमान में जो जिस हिंदी का प्रयोग हम करते हैं उसके लिए प्रचलित हुआ, है ना। ठीक, तो देखते हैं हिंदी के अलग अलग नाम हुए। जैसे देखते हैं हिंदवी, एक नाम क्या है हिंदी का, हिंदवी। एक नाम क्या है, हिंदुई। एक नाम है देहलवी, फिर देहलवी, फिर जबान ए हिंदी, फिर और क्या नाम हुआ, एक नाम हुआ रेखता, एक नाम दक्षिणी या दक्कनी, एक नाम खड़ी बोली, एक नाम क्या हुआ, खड़ी बोली। लेकिन हिंदी के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, अमीर खुसरो ने किया। किसने किया, अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो यहां से अलग अलग प्रश्न उठ सकता है। हिंदी का निम्नलिखित में से कौन सा नाम नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का दूसरा नाम है। ऐसा करके 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन क्या दे देगा, हिंदवी, या क्या दे देगा, देहलवी। तो दोनों में से कोई एक क्या होगा, इसका आंसर होगा, है ना। तो विभिन्न नामों को भी ध्यान रखना है। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, तो ये हिंदी के क्या है, विभिन्न नाम है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं चौदह सितंबर 1949 को जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। कब, 14 सितंबर 1949। देखते हैं 14 सितंबर 1949। और इसी दिन से फिर प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर जब भारतीय संविधान बना तो संविधान के अनुच्छेद 343 में, कौन से अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, मतलब देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी ही भारत की क्या है, राजभाषा है। ठीक है, तो ये डेट वगैरह भी याद रखना, अनुच्छेद भी याद रखना, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया है, आर्टिकल 343 में भारतीय संविधान के। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ ये देखते हैं। तो भारत में पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। भारत के अधिकांश लिपियों की जननी क्या है, ब्राह्मी लिपि है ना। तो देखते हैं विकास क्रम क्या रहा। तो पहले ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मी लिपि से एक लिपि निकली, मतलब ब्राह्मी लिपि की 2 शाखाएं थी, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। तो जो उत्तरी ब्राह्मी थी, है ना, इसको उत्तरी कर देता हूं मैं, उत्तरी ब्राह्मी से एक लिपि निकली गुप्त लिपि। कौन सी लिपि निकली, गुप्त लिपि।
और फिर गुप्त लिपि से एक लिपि निकली सिद्ध, मतलब सिद्ध मातृका नामक लिपि का विकास हुआ। और सिद्ध मातृका लिपि से विकास हुआ कुटिल लिपि का, और कुटिल लिपि से विकास हुआ नागरी लिपि का, और नागरी लिपि से फिर विकास हुआ किसका, इसकी पश्चिमी शाखा से, नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्रम पूछा जा सकता है। जैसे हिंदी भाषा का विकास क्रम पूछा गया है 2017 के पेपर में एसीएफ के, वैसे ही देवनागरी लिपि का भी विकास क्रम पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ना। तो ये सही विकास क्रम है। हो सकता है इसमें से किन्हीं एक को वो हटा दे, सिद्ध मातृका और कुटिल लिपि, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा सकता है। तो क्या देगा, डायरेक्ट ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और नागरी देवनागरी लिपि, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, लिपि के संबंध में। और देखते हैं कुछ मिसलेनियस चीज़ें छुट्टी होंगी तो देखते हैं, या कुछ और छूटा रहेगा तो प्रश्नोत्तर में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा पुस्तक कौन सा पढ़ना है, ये सब लोगों के मन में प्रश्न रहता है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वैसे तो मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो बहुत सारी पुस्तकों को पढ़कर उनसे जो सार निकल रहा है उसके आधार पर ले रहा हूँ, लेकिन यदि फिर भी आपको संतुष्टि के लिए पुस्तक पढ़ना है तो आप 2-3 पुस्तकें पढ़ सकते हैं। एक वासुदेव नंदन प्रसाद, कौन कौन सी पुस्तकें लिख देता हूँ मैं यहाँ, हिंदी के लिए, है ना, वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। हरदेव बाहरी की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, और एक ल्यूसेंट की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। वैसे तीनों में कुछ चीज़ें अच्छी दी हुई हैं और कुछ चीज़ें नहीं दी हुई हैं, इसलिए आपको तीनों ही पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। इतने से ही पूरा नहीं हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, CGPSC और CG व्यापन द्वारा जो भी परीक्षाएं, एक दिवसीय परीक्षाएं आयोजित हुई हैं या अन्य जो परीक्षाएं आयोजित हुई है, उसमें जो हिंदी का प्रश्न आया है, उन प्रश्नों का संकलन यदि किसी ने किया है तो आप उसकी पुस्तक खरीद सकते हैं, है ना। तो वहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। तो वासुदेव नंदन प्रसाद, हरदेव बाहरी और ल्यूसेंट, ये 3 पुस्तक आप पढ़िए। इसके बाद हम अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे और भाषा बोध के अगले टॉपिक, भाषा के विभिन्न अंग एवं अवयव, वर्णमाला, स्वर व्यंजन आदि के साथ मिलेंगे। अभी आप देखिए भाषा बोध से संबंधित प्रश्नोत्तर देखिए, अभी केवल प्रश्न है, अगले वीडियो में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, फिर अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।